वेलकम टू हिस्ट्री विद रेयर। आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ जो थर्मोडायनेमिक्स का जो भी रिमेनिंग पार्ट आपका रह गया था पिछली वीडियो में, तो मैं वो रिमेनिंग पार्ट को आज यहाँ पर वीडियो को डालने जा रहा हूँ। तो इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन आए हैं आपके एसएससी में, एनटीपीसी में और आपके स्टेट पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना जो थर्मोडायनेमिक्स से हैं वो सारे के सारे मैं कराऊँगा। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। शेयर करिएगा, मैक्सिमम शेयर करें आप। चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको हम कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके एमसीक्यू जितने भी आते हैं वो सारे डिस्कस कर दूँगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। इससे पहले थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको हीट के बारे में बताया था कि हीट क्या होती है, हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, हीट ये जो है ना वो किस प्रकार की एनर्जी है, और एनर्जी को मैंने बताया था इसका मात्रक क्या होता है। टेम्परेचर के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कुछ थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं। तो जो लॉ जितने भी लॉ दिए गए हैं थर्मोडायनेमिक्स के उन लॉ का मैं प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करूँगा। तो देखिएगा, पढ़ते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि इसको बोलते हैं ऊष्मागतिकी के नियम। ठीक है, ऊष्मागतिकी के क्या नियम है उनको मैं बात करता हूँ। देखिए, ऊष्मागतिकी के नियम की अगर मैं बात करूं तो ऊष्मागतिकी के आपको यहाँ पर जो नियम दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको 3। ठीक है, यहाँ पर ऊष्मागतिकी के नियम अगर आप देखेंगे ना तो ऊष्मागतिकी के आपको नियम मिल जाएंगे। यहाँ पर 3 नियम मिल जाएंगे और 3 नियमों को आपको पढ़ना पड़ेगा और 3 नियमों से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं यहाँ पर अभी डिस्कशन कर दूँगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला लॉ समझते हैं। पहला जो नियम है ना ऊष्मागतिकी का वो कौन सा दे रखा है, फर्स्ट सीरियल नंबर पे फर्स्ट है। और वैसे अगर आप देखना चाहें तो इसको बोलते हैं हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है इसको डिस्कस करें। और ये लॉ इम्पोर्टेंट है, ये लॉ पूछा भी गया है और ये भी पूछा गया है ये लॉ किससे संबंधित है। तो देखिएगा यहाँ पर, तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए, वैसे ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई नियम नहीं है। ये नियम अगर आप देखते होंगे तो आप रेगुलर तरीके से आप डेली लाइफ में यूज करते हैं और ये डेली लाइफ में जब यूज होता है ना तो आपको पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में कोई नियम भी बन रखा है या नियम भी दिया गया है। तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, पहले आप थ्योरी बताता हूँ डायरेक्ट। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है इफ़ वी अटैच to body, these body are in thermal equilibrium, then we attach a third body. After some time we find that all system will in thermal equilibrium। मतलब अगर मैं कोई 2 बॉडी या 2 पिंड इकट्ठे आपस में अटैच कर दूं जो जिनका तापमान अलग अलग हो तो वो क्या होगा, थोड़ी समय बाद उनका तापमान समान हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, एक थर्ड बॉडी लाके उस सारे सिस्टम में अटैच कर दूं तो अब थोड़ी देर बाद मैं देखूंगा तो पूरी सिस्टम का जो टेम्परेचर है ना वो समान हो जाएगा। इसका मतलब क्या, देखिए इससे समझते हैं। मान के चलिए कोई एक बॉडी यहाँ पर ए दे रखी है और यहाँ पर दूसरी बॉडी यहाँ पर बी दे रखी है, यानी कि बॉडी ए और बॉडी बी। इन दोनों बॉडी को मैं कनेक्ट करता हूँ। एक मैंने बॉडी को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। मान के चलिए इसका टेम्परेचर T1 और इसका टेम्परेचर T2 है और T1 इक्वल टू T2 टेम्परेचर पहले से ही है। तो आप जब T1 और T2 दोनों बराबर हैं तो सिंपल तरीके से यहाँ पर टेम्परेचर अगर समान है तो टेम्परेचर समान होने की वजह से ना तो एनर्जी का फ्लो इधर होगा ना तो एनर्जी का फ्लो इधर होगा, यानी कि ये एक तरीके से बोल सकते हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब ये लॉ कहता है कि अगर आप एक थर्ड बॉडी मान के चलिए, थर्ड बॉडी ये रही आपकी, थर्ड बॉडी आपकी सी है। अभी थर्ड बॉडी आप यहाँ पर अटैच कर देते हैं तो होता क्या है, आप इन दोनों को इस तरह से अटैच कर दें
तो होगा क्या कि थर्ड बॉडी को अटैच करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ समय बाद मान के चलिए इसका टेम्परेचर अभी T3 है। कुछ समय बाद आप पता करेंगे कि अगर ये बॉडी का टेम्परेचर अगर कम है तो थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे ना तो पूरा सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो समान हो जाएगा, यानी कि T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3। इसको बोल सकते हैं आप थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि जो भी आपका तापमान है वो तीनों बॉडी का, तीनों पिंडों का, तीनों ऑब्जेक्टों का समान हो गया है। तो इसको बोलते हैं जीरो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है यदि दो वस्तुएं, जैसे मान के चलिए ए और बी, दो वस्तुएं अगर जिनका तापमान समान है तो मैं एक थर्ड बॉडी सी को इसमें अटैच कर देता हूं, तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद ये थर्ड बॉडी का भी टेम्परेचर ए बी और सी के टेम्परेचर, ए बी के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। इसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर आपने थर्मल इक्विलिब्रियम को नहीं समझा है तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें जाके आप थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में डिटेल से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपके दिमाग में आएगा जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन क्या बनता है। तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप कहीं 12th की किताब में तो एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे, तो 12th का एग्ज़ाम आप देने नहीं जा रहे तो इसका मतलब क्या है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आपको जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ यही पूछ देता है कि कौन सा नियम, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम आपके टेम्परेचर को डील करता है, यानी कि आपका टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर की डायरेक्शन के बारे में जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा नियम आपका, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका टेम्परेचर के बारे में यानी उसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है। यानी कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा लॉ, कौन सा नियम आपके टेम्परेचर के डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करता है, तो कौन सा है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट लॉ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ जो आपका दे रखा है उसको बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लॉ आपका दे रखा है, इसको आप कहते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम आपका नंबर, सीरियल नंबर 2 है, और इसको अगर देखना चाहे तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, क्या कहता है जरा देखिएगा इसको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका डील करता है, ये कहता है कि अगर आप किसी सिस्टम को कोई भी एनर्जी देते हैं, अगर आप किसी सिस्टम को कोई भी एनर्जी देते हैं तो ये सिस्टम क्या करेगा, ये सिस्टम उस एनर्जी को दो पार्ट में यूज कर सकता है, यानी कि दो पार्ट में यूज कर सकता है। या तो वो ये अपने इंटरनल टेम्परेचर बढ़ा सकता है या वो सिस्टम कोई वर्क कर सकता है। यानी कि ये कहता है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब देखिए डी क्यू और डी यू और प्लस डी डब्ल्यू, यहाँ पर डी क्यू लगा दिया मैंने। डी को बोलते हैं टेम्परेचर चेंज, यानी कि डी को आप समझ सकते हैं, डी जहाँ पे डी लगा रहता है डिफरेंशियल बोल देते हैं इसको, तो ऐसे डी क्यू लिखा हुआ है इसका मतलब T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2 जो भी होगा, डी आगे लगेगा। वैसे U1 माइनस U2 और W1 माइनस W2 होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो आपका डी क्यू दे रखा है इसको बोलते हैं हीट गिवन टू एनी बॉडी, हीट गिवन टू एनी बॉडी की डी क्यू बोलते हैं इसको, डी क्यू बोलते हैं इनको इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ तक दिख रहा है क्या? ठीक है, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और डी क्यू बोलते हैं, डी डब्ल्यू को बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि इसको बोलते हैं हीट गिवन टू एनी बॉडी। यानी कि क्यू मैंने बोला
कि मैंने बोला आपको कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि अगर मैं किसी भी बॉडी को या किसी भी वस्तु को अगर कोई भी ऊष्मा प्रदान करता हूँ तो ये इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकता है या फिर ये क्या कर सकता है, उसको अपने किसी वर्क डन में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं ये डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी कि ये बताता है इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आ सकता है वस्तु की। जैसे मान के चलिए आप देखिए, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। मान के चलिए कि अगर कोई ये आप 2 गिलास लिए, यहाँ पर मान के चलिए इसमें कोई आइस क्यूब्स भरे हुए हैं, आइस क्यूब्स भरे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान के चलिए वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। यहाँ पर क्या भरा हुआ है? आइस भरी हुई है, बर्फ भरी हुई है। अब दोनों के नीचे आप क्या करेंगे, यहाँ पर जलाना शुरू कर दें कोई भी आग, इसके नीचे भी आग जलाना कर दें शुरू, तो होगा क्या यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको तो मैं गर्म कर रहा हूँ, इसको तो मैं गर्म कर रहा हूँ और इसको भी मैं गर्म कर रहा हूँ। तो जल का जो टेम्परेचर है मान के चलिए अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो थोड़ी देर बाद अगर मैं गर्म करता रहूँगा तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड या जो भी डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, जितना आप टेम्परेचर देते हैं, तापमान देते हैं, एनर्जी देते हैं, उतना इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर आप आइस को गर्म कर रहे हैं तो आइस को हमें आपको दिखाई पड़ेगा कि जब आइस मान के चलिए इतना सारा पिघल गया, आइस इतना सारा पिघल गया, अब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल, यहाँ पर कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर इतना पार्ट अगर बर्फ़ का पिघल गया है तो रिमेनिंग पार्ट नीचे बर्फ़ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही है। यानी कि मैंने जो एनर्जी अभी तक इस सिस्टम को दी थी वो एनर्जी आखिर में गई कहाँ। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो एनर्जी थी ना वो इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने में चली गई। यानी कि जो टेम्परेचर इंक्रीज करने में चली गई ना, उसको ही बोलते हैं ना इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। यानी कि जो अंदर की ऊष्मा होती है उसको इंक्रीज करने में जो एनर्जी निकल गई उसी को हम कहते हैं डी। समझ में आया? अब देखिए इस सिस्टम ने तो वर्क किया, यानी कि ये 10 डिग्री से 20 डिग्री टेम्परेचर तक चला गया। इसका मतलब अगर ये गर्म किया है तो इसका मतलब इसने क्या किया? वर्क किया। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। अगर कहीं पर मान के चलिए अगर सिस्टम ने वर्क किया, यानी कि अगर सिस्टम द्वारा कोई भी वर्क किया जाता है तो वो सिस्टम द्वारा किया गया वर्क हमेशा पॉजिटिव जोड़ा जाता है। और सिस्टम के द्वारा अगर सिस्टम ने वर्क किया तो वो वर्क आपका कैसा जोड़ा जाएगा? हमेशा पॉजिटिव ही जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम के ऊपर अगर आपने कहीं से भी बाहर से भी एक्सटर्नल फोर्स मारकर अगर कोई कार्य करवाया तो वो नेगेटिव काउंट होगा। ये बात आपको ध्यान में रखिएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका बात किसकी करता है? तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपकी बात करता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है ना, इसके बारे में आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात करता है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसको हम एक प्रकार से दूसरी प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए बताता हूँ कैसे। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है ना वो क्या है उसको बताता हूँ। पहले ऊष्मा संरक्षण का नियम कहता है एनर्जी नाइदर वी क्रिएटेड नॉर वी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज only one form to another form।
यानी कि ऊर्जा को आप तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको सिर्फ आप एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरी प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि ये जो नियम है ना, ये इक्वेशन है dq इक्वल टू du प्लस dw। यानी कि अगर अभी थोड़ा आपने पहले एग्जाम्पल समझा हो तो एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि जब आपने बर्फ़ को ऊष्मा दी तो भी आपकी एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज करने में चलेगी, और जब भी आपको वाटर को एनर्जी दी तो आपका क्या किया, वो एक तरीके से आपका उसका टेम्परेचर बढ़ाने में चलेगी। ओवरऑल अगर आपने एनर्जी सिस्टम को दी है तो सिस्टम ने एनर्जी का लॉस नहीं किया है, यानी कि वो सिस्टम में एनर्जी कहीं ना कहीं यूज हो गई है। यानी कि एनर्जी का ना तो उसने लॉस किया है और ना आपने एनर्जी वहाँ पर खुद से कोई एनर्जी उसने क्रिएट की है। मान के चलिए आप बर्फ़ को एनर्जी देते रहे, ताप टेम्परेचर देते रहे, हीट देते रहे, तो होगा क्या कि जैसे जैसे बर्फ़ पिघल जाएगी, और बर्फ़ पिघल जाएगी तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और वाटर में अगर कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब उसकी स्टेट में चेंज हो गया है। यानी कि पहले बर्फ़ थी, जिसको आप ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोल देते हैं, यानी कि पहले बर्फ़ थी और बर्फ़ से वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। अब जब आप वाटर को और ज़्यादा हीट करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा देंगे, उसके ऊपर जैसे ही आप करेंगे, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच के थोड़ा भी ऊपर करेंगे ना, तो वैसे क्या करेगा, वैसे ये वाटर जो है ना, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बाष्प में कन्वर्ट हो गया ना, तो ये क्या है, आपने एनर्जी, अब बाष्प में जो कन्वर्ट हो गया है ना, तो आपका एनर्जी का लॉस नहीं हुआ यहाँ पर भी। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी आपका यहाँ पर भी वर्क कर रहा है। अभी बाष्प ऊपर की तरफ उठेगी, और बाष्प ऊपर तरफ उठने के बाद क्या करेगी, बादलों का निर्माण करेगी, और बादल आपका क्या करेंगे, फिर वापस वर्षा करेंगे। या मैं आपको एक और एग्जांपल देने जा रहा हूँ इसको समझने के लिए। देखिए, मान के चलिए आप लेके आए पेट्रोल, आप पेट्रोल लेके आए, आपने पेट्रोल को किस में डाला, अपनी कार में डाला या बाइक में डाला। अब कार और बाइक में आपने पेट्रोल डाला, तो ये कार क्या करेगी, इसके लिए फ्यूल के रूप में पेट्रोल, इसके लिए क्या हुआ, फ्यूल हुआ, ठीक है। और पेट्रोल अगर यहाँ पर फ्यूल हो गया ना, तो अगर इसको आप थोड़ा गर्म और करें, आप क्या करेंगे, कहीं यूज करेंगे कार को, यानी कार को आपने चलाया तो ये क्या करेगी, फ्यूल के रूप में बर्न हो जाएगी, और बर्न होने के बाद आपको क्या करेगी, ये क्या करने वाली है, आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देगी, जो किसने बोली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी देगी। और ये काइनेटिक एनर्जी यानी कि यहाँ से पेट्रोल किस में कन्वर्ट हुआ, फ्यूल में, कार में। अब कार का जो इंजन है ना, पेट्रोल का यूज किया, वो काइनेटिक एनर्जी दिया। ये काइनेटिक एनर्जी से आप पहियों को चलाएंगे, यानी कि पूरी कार को, सिस्टम को चलाएंगे, और इस प्रकार से ये, यानी कि एक प्रकार से एनर्जी से दूसरी प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप थोड़ा सोचिएगा, पेट्रोल जो थी ना, पेट्रोल कौन सी एनर्जी थी, तो ये केमिकल एनर्जी थी, ठीक है। अगर आपने की कार है ना, कार में आपने कोई भी वर्क किया तो यहाँ पर ये मैकेनिकल एनर्जी बोली जाएगी। और अगर आपने इसके बाद जो आपने बैटरी में आपकी थोड़ा बहुत एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो उस एनर्जी को जो कार में आपके किस में यूज करेंगे, उस एनर्जी को आप किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो वर्क करने वाली है। आपकी जितनी भी एनर्जी जो आपने केमिकल एनर्जी दी थी, वो 2 पार्टों में टूट जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और ये एनर्जी अब नष्ट नहीं होगी, ये अपना नया नया रूप लेके आती रहेगी और आगे की तरफ जाती रहेगी। तो देखिए, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका क्या बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में अगर कोई लॉ डिस्कशन करता है तो वो आपका लॉ का डिस्कशन करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले एक लॉ पे बढ़ते हैं। जो लॉ है आपका, अगला लॉ आपका दे रखा है, अगला लॉ को देखते हैं हम। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो आपका दूसरा नियम दे रखा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बात करता है, इस चीज़ को भी बता देता हूँ। तो देखिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 2 लॉ के बारे में बात किया गया है, और ये दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एग्जाम्पल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, आपके
पेपर में जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन या केमिस्ट्री के या बायो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल लाइफ से यूज किए हुए पूछे जाते हैं, यानी कि जो डेली लाइफ में जो यूज होता है ना, उसके रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहले आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानते नहीं होगे तो फिर आप उस क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन आपको दिया ना, तो वहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन दे देगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब आपको पता नहीं होगा ना तो आप कर क्या पाएंगे वहाँ पर, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दे देगा। तो इन सारे लॉ के बारे में आपको डिस्कशन करना ही पड़ेगा, पता ही होना पड़ेगा। तो देखिएगा आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। जो पहला स्टेटमेंट है ना, वो आपको मिलेगा केल्विन, सेकंड स्टेटमेंट मिलेगा आपका क्लोसियस, यानी कि केल्विन का स्टेटमेंट और क्लोसियस का स्टेटमेंट। अब दोनों की स्टेटमेंट होते क्या है, देखिए केल्विन के स्टेटमेंट के बारे में बताता हूँ, केल्विन की स्टेटमेंट के बारे में बताता हूँ। केल्विन का स्टेटमेंट ये कहता है, थोड़ा पहले मैं आपको बताता हूँ क्या कहता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। केल्विन का स्टेटमेंट ये कहता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट any device which operate in cyclic order. It is impossible to construct any device which is operate in cyclic order produce 100% output। ठीक है, यानी कि ये बात करता है कि आपको अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई है, ना आप बना सकते हैं, ये बनाना असंभव है कि मैं उसको कोई एनर्जी दूं और वो एनर्जी को वास्तविक रूप में आउटपुट के रूप में आपको 100% वर्क के रूप में दे दे। थोड़ा समझिएगा क्या कहता है। ये कहता है कि अगर कोई ये बॉडी है और मैं इसको टेम्परेचर मान के चलिए, कोई भी इंजन है, बेसिकली केल्विन का जो स्टेटमेंट है ना, वो आप याद रखिएगा हीट इंजन के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया गया है? हीट इंजन के बारे में जो बात करी है वो किसने बात की है यहाँ पर? केल्विन ने। तो केल्विन ये कहता है, केल्विन का लॉ ये कहता है कि मान के चलिए कोई ये हीट इंजन है, हीट इंजन में ये हॉट टेम्परेचर है और ये आपका लो टेम्परेचर है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर का डायरेक्शन क्या होने वाला है? हॉट टू लो की तरफ होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर जब ये वाला टेम्परेचर लॉ है, कम है, यानी कि कम है टेम्परेचर, तो ये कहता है कि आपने यहाँ पर मान के चलिए अपने 100% इफिशियंसी दी, 100% फ्यूल का यूज किया और 100% आपको वर्क भी मिलना चाहिए। यानी कि आउटपुट ये आपका जो है ना क्या है? इनपुट है। तो आप चाहेंगे कि आपको 100% आउटपुट मिल जाए, यानी कि आपको 100% आउटपुट मिल जाए, लेकिन आपको 100% आउटपुट नहीं मिलता है। यानी कि आपको 100% आउटपुट नहीं मिलता है। ये ऐसा बनाना या ऐसी मशीन बनाना आपके लिए इम्पॉसिबल है। यानी कि वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ ये बॉडी या हीट इंजन हीट रिजेक्शन भी करेगा, हीट रिजेक्शन भी कुछ ना कुछ ये करने वाला है। यानी कि इसी को कहते हैं कि लॉ केल्विन का स्टेटमेंट। केल्विन का स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर मैं दो बॉडी को ले लूँ, यानी कि कोई भी हीट इंजन है ना, वो हीट इंजन जब भी वर्क करेगा वो दो तरीके से करेगा। कैसे वर्क करेगा? वो वर्क करेगा, एनर्जी जो भी आपने दे रखी है वो 100% आपको आउटपुट नहीं देगा। वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो परसेंट हीट रिजेक्शन करेगा ही करेगा। इसको बोला जाता है केल्विन का स्टेटमेंट। अब केल्विन के स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, केल्विन के स्टेटमेंट से क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। केल्विन का अगर पहला क्वेश्चन बनता है, केल्विन का जो स्टेटमेंट है वो दिया किसने, मतलब वो किस पर बेस्ड है? तो ध्यान रखिएगा वो हीट इंजन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? हीट इंजन पर बेस्ड है। अब रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हीट इंजन की जो वर्किंग है ना, उसके बारे में किसने डिस्कशन किया है, एक तरीके से किसने बताया? जो मेन पार्ट है, फंक्शन है, उसके किसने डिस्कशन किया है? वो केल्विन ने बताया है। और ये हीट इंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पर अगला लॉ देखते हैं। अगला लॉ है क्लोसियस का। तो क्लोसियस का स्टेटमेंट क्या कहता है, थोड़ा उसको समझते हैं। देखिए क्लोसियस का स्टेटमेंट ये कहता है कि मान के चलिए कोई ये हीट पंप है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये हीट इंजन के लिए था,
हीट इंजन के लिए था और ये हीट पंप के लिए दिया गया है, हीट पंप के लिए आपको दिया गया है। और हीट पंप के लिए जो दे रखा है ना, और हीट पंप की आप समझना चाहे तो आप रेफ्रिजरेटर या जिसको आप हिंदी में कहते हैं फ्रिज, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जिसको कहते हैं, तो वो उसके बारे में डिस्कशन करता है। यानी कि आपसे एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहाँ पर यही बनता है कि बताइएगा कौन सा लॉ आपका फ्रिज के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन करता है। तो आपका कौन सा लॉ बन जाएगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर बन जाएगा। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो है ना वो हीट पंप के लिए भी दिया गया है। किसने दिया है, क्लॉसियस ने दिया है। और क्लॉसियस ने क्या बताया है, देखिए क्लॉसियस ने बताया है, क्लॉसियस ने डिस्कशन किया यहाँ पर कि अगर ये कोई लो टेम्परेचर की बॉडी है, यानी लो टेम्परेचर इधर की तरफ जो टेम्परेचर है ना वो टेम्परेचर हाई है। तो आपने देखा होगा आपका फ्रिज भी जो होता है ना, फ्रिज में एक मिनिमम एरिया रहता है। देखिए एसी और फ्रिज में बहुत डिफरेंस है। एसी पूरे रूम का एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। जबकि आप फ्रिज को अगर यूज कर रहे हैं ना, वो पर्टिकुलर एक एरिया में, एक स्पेस में, छोटे से स्पेस में हाई लो टेम्परेचर टू हॉट टेम्परेचर की तरफ वर्क करता है। उसी को बोलते हैं, हीट पंप बोल देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आप थोड़ा मैं बता दूँ आपको। कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं कि बताइए फ्रीजर पेटिका में, यानी फ्रिज में फ्रीजर पेटिका जो होती है ना वो हमेशा ऊपर की तरफ क्यों लगा दी जाती है, ऊपर की तरफ क्यों लगा दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, उसका राइट आंसर बनेगा कि ऊपर की तरफ लगाने की वजह से क्या होता है कि ठंडा होने पर हवाएं जो है ना नीचे की तरफ बैठ